हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 12th में न्यूमेरिकल की सीरीज में आज के लेक्चर में 2.19 क्वेश्चन नंबर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो तक हम लोग जो है 2.18 तक किए थे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हमने कर दिया है कैलकुलेशन। अब जो है स्टेप बाय स्टेप आप समझते चलिए, 100% आप भी कर लेंगे। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। यदि H2 अणु के दो में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हमें हाइड्रोजन आणविक आयन H प्लस प्राप्त होगा। अब इतना तक समझ लीजिए। पहले हाइड्रोजन अणु है H2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। कितने प्रोटॉन होंगे? दो। ठीक है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाते हैं? एक इलेक्ट्रॉन हटा लिए जाते हैं। तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि एक इलेक्ट्रॉन जब ही बाहर होता है तो उसमें धनावेश की संख्या क्या जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए आयन बन जाता है, H प्लस हो गया। ठीक है, H प्लस आयन प्राप्त होगा। अब क्या कह रहा है कि अब हो गया H2 नहीं बल्कि H2 प्लस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल चुका है। ठीक है, अब कह रहा है कि H2 प्लस की निम्नतम अवस्था में दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, भाई उसमें दो प्रोटॉन तो अभी भी है ना, दो प्रोटॉन जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी लगभग 1.5 एंगस्ट्रॉम है और इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। ठीक है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है। स्थितिज ऊर्जा की शून्य स्थिति के चयन का उल्लेख भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग अनंत पर मानेंगे कि शून्य स्थिति है। तो अब आइए जो है फिगर से समझिए इस चीज को। फिगर आपका ये है कि जैसे मान लीजिए कि H2 अणु है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा और कितने प्रोटॉन बचे? दो प्रोटॉन बचे। तो कह रहा है कि जो है जब H2 प्लस मिल गया, आयन बन गया, तो दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो कुछ इस तरह का फिगर बनेगा अंदर इसके। ठीक है, यहां पर एक प्रोटॉन है और यहां पर एक प्रोटॉन है, यानी कि Q2 और Q3 जो है प्रोटॉन है। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। आपसे ये यहां पे कह रहा है स्पष्ट तौर पे। तो दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 1.5। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो अब इससे भी 1 एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन होगा और इस प्रोटॉन से भी एक एंगस्ट्रॉम पे इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां बनेगी? तो यहां बनेगी। ठीक है, यानी इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हो, इससे। अब आइए जो है इलेक्ट्रॉन पर आवेश देख लेते हैं कितना होगा। तो पहले से भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। Q1 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? -1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, प्रोटॉन और प्रोटॉन पर भी आवेश होंगे तो इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, लेकिन प्लस में होता है, धनावेशित होता है। ठीक है, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होगा। ठीक है, ये भी। अब यहां से आप दूरी जरा डिसाइड करिए, क्योंकि विभव निकालने के लिए, विभव या स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए दो आवेशों के बीच की दूरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जो आपका क्या है? ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब जो है यहां पर विभव निकालने के लिए आप दिमाग में फार्मूला बनाएंगे और दिमाग में फार्मूला बना करके जो है पहले तय करिए कि हमको क्या क्या चाहिए। तो उसमें जो है आवेश चाहिए और आवेशों के बीच की दूरी चाहिए। तो चलिए आवेश तो ये पता चल गया। ठीक है ना, कि कौन कौन सा आवेश है, कितनी मात्रा में है। अब इनके बीच का जो दूरी है वो जो है डिसाइड करते हैं कि क्या होगा। वो दिया भी हुआ, आपको डिसाइड नहीं करना है। तो अब देखिए जैसे जो है प्रोटॉनों के बीच की दूरी यानी कि Q2 और Q3 के बीच की दूरी कितनी है? 1.5 एंगस्ट्रॉम है। तो अब देखिए प्रोटॉनों के बीच की दूरी आपका जो है 2,3 से हमने डिनोट किया। R23 का मतलब नोटेशन है ये, आप घबराएंगे नहीं। R23 का मतलब कि 2,3 यानी कि ये प्रोटॉन, ये इस प्रोटॉन से इस प्रोटॉन के बीच की दूरी 2,3, तो हमने नोटेशन बनाया है। तो 1.5 एंगस्ट्रॉम हुआ और 1.5 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर लेंगे तत्काल तौर पे। ठीक है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से प्रत्येक जो है प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या होगी? यानी इस प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? देखिए Q1 है 1 और 2, तो लिखेंगे R12 यानी कि इसके बीच की दूरी। ठीक है, तो R12 कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम आपसे कहा जा रहा है। तो 1 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज कर दीजिए, 10⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जो है इस प्रोटॉन से दूसरे वाले प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी आप देखेंगे तो नोटेशन क्या होगा? R13 होगा। ठीक है, R13 इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम उतना ही है, तो 1 इंटू 10⁻10 मीटर ही होगा। अब आपको आवेश, आपके पास आवेश है, आपके पास बीच की दूरी है आवेशों के, तो आप विभव बड़े आराम से निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो अब जो है एक कंडीशन आपसे कहा जा रहा है कि स्थितिज ऊर्जा की स्थिति
जो है क्या मानना है, चयन करना है आपको। तो कहां पर चयन हम कर रहे हैं, अनंत पर मान लेते हैं क्या है, शून्य है। ठीक है, तो यदि विभव ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा शून्य अनंत पर हो तो शून्य अनंत पर हो तो क्या होगा, अब इसके पहले बताया जा चुका है कि विभव या स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है वो इसके लिए इन दोनों के बीच निकालिए, जो है पहले 1 और 2 के बीच में निकालिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान R12 बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितनी है, R12 है, यानी कि ये बीच की दूरी R12 और इस बीच की दूरी R13 और इसके बीच की दूरी R23 होगा। ठीक है, तो अब चलिए R12 हो गया, प्लस भाई सबको जोड़ेंगे, सबका निकाल के अलग अलग इसके बीच में निकालेंगे, फिर इसके बीच में निकालेंगे, फिर इसके बीच में निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो हमने एक ही साथ लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए आप जो इसके बीच में देख लीजिए कि कितना होगा विभव। ठीक है, तो अब वही फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q2 Q3 अपान R23, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, R23 प्लस अब इसके बीच में आपको निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और देखिए Q1 Q3 अपान R13, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R13 हो जाएगी। ठीक है, तो R1 अब देखिए ये पूरा जो है फार्मूला, ये पूरा आपने जो है लिख लिया। अब इसके बाद से इसमें क्या करना है आपको, क्या कॉमन है तीनों में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, कॉमन है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लिया। अब बच क्या गया, देखिए इसमें से Q1 Q2 अपान R12 बच गया। ठीक है, इसमें Q2 Q3 अपान R23 बच गया, इसमें से Q1 Q3 अपान R13 बच गया। तो ये आपका जो है यहां तक सॉल्व हुआ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, आप जानते हैं 9 × 10 का पावर 9 होता है। अब आइए इस ब्रैकेट में, तो Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू आपकी ये है, देख लीजिए Q1 की वैल्यू -1.6 × 10 का पावर -19 है, तो इसके जगह पे रख दिया और -1.6 × 10 का पावर -19। Q2 के जगह पे Q2 की वैल्यू रख दीजिए, प्लस में है 1.6 × 10 का पावर -19, तो प्लस 1.6 × 10 का पावर -19 और अपान R12 की वैल्यू कितनी है, R12 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, R12 की वैल्यू 1 × 10 का पावर क्या है भाई, -10 है। ठीक है, तो रख दिया ये प्लस। अब देखिए दूसरे का रखिए, तो Q2 की वैल्यू प्लस में है 1.6 × 10 का पावर -19 और Q3 का भी वैल्यू क्या है, प्लस में है 1.6 × 10 का पावर -19 होल का अपान आपको R23 की वैल्यू आप देख सकते हैं, R23 की वैल्यू कितनी है, R23 की वैल्यू 1.5 एंगस्ट्रॉम है, इसको मीटर में चेंज किया गया है। R23 की वैल्यू को देखिए, R23 की वैल्यू को ये चेंज किया गया है तो ये आया है। ठीक है, 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरे में आ जाइए, तो Q1 का मान आप जानते हैं माइनस में है तो हम माइनस में रख देंगे, Q3 का मान प्लस में है तो प्लस में रख देंगे, अपान R13, तो R13 का मान भी एक एंगस्ट्रॉम में मीटर में चेंज किया तो 10 का पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर जो है सोल्यूशन अब करते हैं सिंपल तरीके से, तो ये तो सेम लिखेंगे आप, जैसे आप मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल टर्म में जो है आपको खुद ही करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बता भी दे रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो ये सेम है, तो इसका स्क्वायर लिख देंगे, तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और अपान सेम है नीचे वाला प्लस, देखिए प्लस। अब यहाँ पर भी ये क्या, दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, अपान ये है 1.5 × 10 का पावर -10 और प्लस। अब यहाँ पर भी देखिए माइनस को आप किनारे कर दीजिए, माइनस को आप यहाँ कर दीजिए तो ये भी सेम बन रहा है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे अपान 10। अब देखिए ये सेम अभी लिखिए, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करिए, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे 1.6 का तो कितना आता है, 2.56 आता है, माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे, इंटू 10 का पावर -19 का वर्ग करेंगे तो दूना हो जाएगा ये पावर इसका, तो -38 हो जाएगा और बटा सेम है, यहां भी वही काम करेंगे, यहां भी वही काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस है और माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। अब इसको फिर सेम लाइए नीचे, और अब अगर जो है यहाँ देखिए तो ये सेम लिखा गया है, इस 10 टू द पावर -10 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो 38 में से 10 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। तो देखिए ये सेम लिखा हुआ है, क्योंकि एक से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सेम आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए प्लस, ये अगर 2.56 में 1.5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो 1.706 आएगा, या आप डिवाइड करके देख लेंगे आ जाएगा। फिर वही कहानी यहाँ भी होगी, ये 10 टू द पावर -10 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो -28 आएगा। अब फिर यहाँ पे माइनस, इसमें भी वही काम करेंगे। ठीक है, सेम आएगा। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा माइनस में,
तो माइनस में जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5.12 इंटू 10 का पावर माइनस 28 और प्लस 1.706 इंटू 10 का पावर माइनस 28। अब इसको एक साथ अगर सॉल्व करेंगे तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि माइनस में है और प्लस में है, ठीक है। तो अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो आता है वैल्यू आपकी 3.414 आता है, माइनस ज्यादा तो माइनस लगा देंगे, इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 होगा, और ये 9 इंटू 10 का पावर 9 तो है ही है यहाँ पे। अब उसके बाद से अब देखिए 9 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 30.726 आएगा इंटू 10 का पावर माइनस 28 जूल में आएगा ये। अब इसको क्या कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब ही चेंज करेंगे तो बताया थे कि 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दीजिए, तो जब ही डिवाइड करें तो आ जाएगा माइनस 19.203 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका जो है वैल्यू आ गया स्थितिज ऊर्जा या विभव ऊर्जा का। तो अब लिखेंगे निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी आ गई, माइनस 19.203 इंटू 10 का पावर माइनस 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही आपसे क्या किया जा रहा था, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2.20। कह रहा है कि ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशित चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्रों का क्या अनुपात होगा। प्राप्त परिणाम के को यह समझने में प्रयुक्त कीजिए कि किसी एक चालक के तीक्ष्ण और नुकीले सिरों पर आवेश घनत्व तो चपटे भागों की अपेक्षा अधिक होती है, क्यों। पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि ए और बी त्रिज्या के दो आवेशित चालक गोले हैं। ये ए त्रिज्या का मान लीजिए कि गोला है, और एक जो है बी त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, आवेशित गोला है। ये दोनों को एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इन दोनों पर वैद्युत क्षेत्र होगा ही होगा, क्योंकि आवेशित है, तो दोनों पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अब जो है इसके लिए क्या करना होगा, आपको वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र निकाल करके उसका अनुपात निकालना होगा। तो टोटल सोल्यूशन हमने कर रखा है। अब देखिए लाइन बाय लाइन समझिएगा कि पहले चालक गोले की त्रिज्या दिया हुआ है कितना, ए, तो लिख लेंगे पहले चालक गोले की त्रिज्या कितनी है, ए है। इस पर आवेश कितना है, इस पर आवेश मान लीजिए कि Q है, और इस पर भी आवेश क्या है, Q है। इस पर आवेश Q1 है और इस पर आवेश क्या है, Q2 है, ठीक है। तो यानी कि पहले चालक गोले की त्रिज्या बराबर A, पहले चालक पर आवेश कितना है वो मान लीजिए Q1 है, ठीक है। विभव मान लीजिए इस पर कितना है, V1 है, इस पर V2 है, ठीक है, V1 है। इतनी बात हो गई। अब दूसरे के लिए यही चीज सेम सेम लिखिए कि दूसरे चालक की त्रिज्या कितनी है भाई, बराबर B है, ठीक है। दूसरे चालक पर आवेश कितना है, Q2 है। दूसरे का विभव कितना है, V2 है। अब चलिए विभव निकाल के देखिए, विभव कितना होगा निकालने के बाद पहले चालक गोले पर जो विभव होगा वो आपने V1 मान रखा है, तो V1 इज इक्वल टू होगा कितना, फार्मूला जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q अपन क्या होता है, R होता है, ठीक है भाई। विभव का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q अपन क्या होता है, R होता है। और अगर दो आवेश है, दो आवेश के बीच में अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पे Q1 Q2 हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R हो गया। तो अब R की जगह पे क्या है, A है, ये त्रिज्या होती है, यहाँ पे A दिया हुआ है तो A रख देंगे। Q की जगह पे क्या दिया हुआ, Q1 दिया हुआ है, तो Q1 अपन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरे के लिए यही लिखिए, V2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आवेश कितना है Q2, और त्रिज्या कितनी है, B है, तो Q2 अपन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद से क्या करिए, समीकरण 1 में समीकरण 1 2 के बराबर होगा, यानी कि V1 V2 के बराबर होगा। कब, जब मान लीजिए कि इस दोनों आवेशित चालक गोलों को जब तार से जोड़ देंगे तो स्थानांतरण होगा ना, विभवांतर तो होगा, तो विभव दोनों का बराबर होगा, ठीक है। यानी कि जब भी चालक तार से आप दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का विभव क्या हो जाएगा, V1 बराबर V2 हो जाएगा, ठीक है। ये भी बता दिया गया था। तो अब ये केस जो है, जब तार से जोड़ दिया गया तो विभव क्या हो जाएगा, दोनों तारों का V1 बराबर V2 हो जाएगा। तो यही लिखेंगे, जब दोनों चालक गोलों को तार द्वारा जोड़ा जाएगा तो V1 बराबर V2, ठीक है। अब V1 की जगह पे V1 की वैल्यू रख दीजिए, और V2 के जगह पे V2 की वैल्यू यहां लाकर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए दोनों ये समीकरण बन गया। अब यहां से देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड में है, कट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, भाग देंगे तो अब Q1/A इज इक्वल टू Q2/B बचेगा, ठीक है, वो लिख लिया। अब उसके बाद से एक थोड़ा सा यहाँ पे आपको मॉडिफाई करना, मतलब थोड़ा सा और सोल्यूशन इसका निकाल लेना है। क्या करना है कि इसको उठा के, ठीक है, और इधर डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Q1/A अपान Q2/B इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। चूंकि फिर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये ऊपर वाला मिल जाएगा,
अब इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे, ठीक है। यहां तक कर लिया। उद्देश्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात निकालना है। आप वैद्युत क्षेत्र नहीं निकाले बल्कि विभव निकाले हैं आपने, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब फिर वैद्युत क्षेत्र की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, तो मानेंगे कि पहले गोले पर वैद्युत क्षेत्र कितना है, E1 है, और दूसरे पर कितना है वैद्युत क्षेत्र, E2 है, ठीक है। तो अब E1 बराबर क्या हो जाएगा, आप फार्मूला जानते हैं, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। तो अब यहां पर Q के जगह पे पहले गोले के लिए क्या आएगा, Q1 आएगा, और पहले गोले की त्रिज्या के लिए क्या आएगा, इसके जगह पे A आएगा, यानी कि A का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब E1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/a², क्योंकि त्रिज्या A है। और दूसरे के लिए क्या लिखेंगे भाई, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/b², क्योंकि इसकी त्रिज्या क्या है, B है, ठीक है। अब इसमें इसको समीकरण नंबर 4 मानिए और इसको समीकरण नंबर 5 मान लीजिए। समीकरण 4 में 5 से भाग दे दीजिए, या ऐसे कहिए कि E1 में E2 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ठीक है। दोनों बात सही है। तो E1/E2 इज इक्वल टू, अब ये ऊपर देखिए हमने लिख रखा है, और इसको ये नीचे, ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, Q1/a²। तो देखिए हमने लिख रखा है E1/E2 इज इक्वल टू Q1/a² होल का अपान Q2/b², ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करिए, इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्यों करेंगे कि हम लोगों के पास वैल्यू है Q1/a अपान Q2/b का मान 1 है, ठीक है। तो यहां से भी ये अपॉर्चुनिटी बन रही है कि हम Q1/a अपान Q2/b ला सकते हैं यहां से, ठीक है। तो और ज्यादा हल्का हो जाएगा सोल्यूशन हम लोगों का। तो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे Q1/a, देखिए Q1/a इंटू a है, तो Q1/a लिख सकते हैं इंटू 1/a लिख सकते हैं। तो भी बात वही है, देखिए ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे तो Q1/a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर मिल जाएगा, अपान अब देखिए Q2/b² है, तो Q2/b इंटू b है, तो Q2/b अलग कर लेंगे और 1/b अलग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसको एक साथ लिख लीजिए, इस पूरे को, ठीक है, यानी कि इतने को आप एक साथ लिखिए, ठीक है। तो देखिए क्या लिखें, Q1/a अपान Q2/b लिख लिया एक ब्रैकेट में, 1/a अपान 1/b, तो इसको अलग कर लिया, ठीक है। अब देखिए ये आपकी वैल्यू दी हुई है, कहां देख लीजिए, यहां पे ये वाली वैल्यू 1 है, तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे 1। बाकी आपका 1/a अपान 1/b सेम है। यहां पे हमने लिखा समीकरण 3 से, यानी कि समीकरण 3 से हमने वैल्यू को पुट किया। अब उसके बाद E1/E2 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखिए 1/a, तो 1/a सीधा लिख दिया, अपान 1/b, तो b उलट जाएगा, b/a 1 हो जाएगा। तो अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, b/a हो जाएगा, तो E1/E2 इज इक्वल टू b/a आ जाएगा। तो E1 रेशियो E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b रेशियो a। तो इसका मतलब यही आपसे क्या किया जा रहा था, पूछा जा रहा था कि आप जो है वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा दोनों पर, वो आप बता दीजिए। तो क्या होगा, b रेशियो a होगा, ठीक है। अब उसके बाद से अब आपसे आगे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर यह समझने के लिए प्रयुक्त कीजिए ये इस परिणाम को कि आप जो है नुकीले सिरे या तीक्ष्ण सिरे से आवेश घनत्व तो ज्यादा होता है और चपटे भाग पर जो है कम होता है, ठीक है। तो इसके पहले बता दिया गया है, आप याद करेंगे, ठीक है। वांडे ग्राफ जनित्र में हमने बताया था सिद्धांत में कि नुकीले सिरे से आवेश का मतलब आवेश घनत्व तो ज्यादा होता है नुकीले सिरे पर, और चौड़े सिरे पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो यहां पर भी यही चीज समझना है। तो आप जानते हैं फार्मूला E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² होता है, तो यानी कि E इज प्रोपोर्शनल टू क्या, 1/r²। देख लीजिए आप यहां से E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। r क्या है भाई, त्रिज्या है, किसी भी सतह की, जैसे गोलीय सतह है तो त्रिज्या है, ठीक है। अगर चपटा सतह है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी है, ठीक है। तो अब यहां से ये जो है दूरी के एंटी प्रोपोर्शनल है, इस तरह से आप समझिए, ठीक है। तो यानी कि जो है अगर गोलीय चालक है तो चालक की त्रिज्या जितनी बड़ी होगी उस पर वैद्युत क्षेत्र की मात्रा उतना ही क्या होगा, कम होगा, और जब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होगी तो आवेश घनत्व की मात्रा भी क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र टोटली किस पे डिपेंड करता है, आवेश की मात्रा पर। किसी भी पृष्ठ पर जितना अधिक से अधिक आवेश रहेगा उस पर उतना ही ज्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि वैद्युत क्षेत्र टोटली किस पर डिपेंड करता है, आवेश पर। आवेश जितना ही, जैसे ये मान लीजिए कि आपका व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड पर जितना ही आवेश रहेगा इसके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। और अगर आवेश की मात्रा अगर हम कम करते जाएं तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा
मात्रा भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिज्या, कहने का मतलब गोलीय चालक है, तो त्रिज्या अगर कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। त्रिज्या अगर बड़ी होगी तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होगी, जो है ज्यादा होगी। यानी त्रिज्या कम होगी तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा होगी, त्रिज्या ज्यादा होगी तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होगी। ठीक है, तो जब वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होगी इसका मतलब आवेश की मात्रा भी कम हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा होगी तो आवेश की मात्रा भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ से त्रिज्या का एंटी प्रोपोर्शनल है, मतलब ये कि तीक्ष्ण या नुकीला जो सिरा होगा तो उसका अगर क्षेत्रफल आप देखेंगे, अब आप यहां से त्रिज्या से सेंस लगाएंगे क्षेत्रफल से। ठीक है, नुकीला सिरा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, तो क्षेत्रफल कम होगा यानी त्रिज्या, एक तरह से सेंस लगाइए तो त्रिज्या के केस में अगर जाइए तो ये एंटी प्रोपोर्शनल है, तो वैद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, इसका ज्यादा होगा। ठीक है, त्रिज्या कम हो गई तो वैद्युत क्षेत्र ज्यादा हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया, वैद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए कि ये चपटा सतह, मान लीजिए इधर वाला पीछे वाला, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई, ज्यादा हो गई, मतलब कि क्षेत्रफल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्षेत्रफल ज्यादा हो गया तो वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे लिखा गया है, इससे यही निष्कर्ष निकलता है। ठीक है, कि अगर जो है क्षेत्रफल कम है तो वैद्युत क्षेत्र की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और वैद्युत क्षेत्र की मात्रा ज्यादा होगी तो आवेश घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर जो है चपटा भाग है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, वैसे ही ज्यादा होगा। तो क्षेत्रफल ज्यादा का मतलब त्रिज्या से अगर को रिलेट करें तो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की मात्रा जो है कम हो जाएगी, और वैद्युत क्षेत्र की मात्रा कम होगी तो आवेश घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों वीडियो 100% आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर से इसको जरूर रिवाइज करिए। जल्दी मैं अगला नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। न्यूमेरिकल की सीरीज अभी चलती रहेगी, अभी काफी न्यूमेरिकल करने बाकी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो आप मेरे साथ लगे रहिए और पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।